वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में ऑब्वियसली हम एक ही बात कर सकते हैं और वो है जो 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान का। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि इट वाज वन ऑफ द एन इलेक्शन विच कॉज्ड एन अपसेट। सबका ख्याल था, सबको बताया गया भी यही था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस इलेक्शन में सबसे बड़ी जमात बन के उभरेगी, मगर जब नताइज सामने आए तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास तो सिंबल भी नहीं था, जिसके कैंडिडेट्स को कैंपेन भी बहुत मौसर तरीके से नहीं करने दी गई, अभी तक जो नंबर सामने आए हैं लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका नंबर सबसे आगे है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM और द लिस्ट गोज़ ऑन। बट ऑब्वियसली ये नंबर्स जो है पिछले चंद दिनों में बहुत तफसील से डिस्कस हो चुके हैं। इस वक्त अब हम उस मरहले पर पहुंच गए हैं जहां गुफ्तगू हो रही है हुकूमत साजी के हवाले से। एक तरफ तो अगर जहां लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि PDM 2.0 या PDM Pro Max की जो हुकूमत है उसको बनाने की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ जो इलेक्शंस हैं उनके रिज़ल्ट्स के हवाले से भी बहुत सवालात अभी भी उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो न सिर्फ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कई जगहों पे उन्होंने एहतजाज करने की भी कोशिश की है और कुछ जो रिज़ल्ट्स हैं उन्होंने कोर्ट में भी चैलेंज कर दिए हैं। अब ये कहना शायद गलत ना होगा कि ये तासुर बन चुका है कि इस इलेक्शन में भी पोलिंग डे के बाद जब काउंटिंग हुई तो काफ़ी मसाइल पैदा हुए और काफ़ी रिज़ल्ट्स ऐसे हैं जो लोगों की तवक्को से मुख्तलिफ हैं और ये जो कंट्रोवर्सी है या तनाज़ा है ये अब बन चुका है। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के भी अगर हम गुफ्तगू करें तो आज के दिन में भी हमने बहुत सरप्राइजिंग डेवलपमेंट्स देखी हैं। जमात इस्लामी के जो कराची के हेड हैं, अमीर हैं और वहाँ से उम्मीदवार थे, उन्होंने भी अपनी जो सीट है उसको छोड़ने का ऐलान किया है कुछ ही अरसा पहले। इसके साथ साथ ये इत्तला आई कि जहांगीर खान तरीन साहब ने कहा कि वो न सिर्फ इस्तीफ़ा दे रहे हैं IPP जो पार्टी है जिसको वो हेड करते थे, बल्कि वो सियासत से भी अब अपने आप को अलग कर रहे हैं। इसके अलावा हमें ये भी इत्तला मिली कि परवेज़ खटक साहब ने ऐसा फ़ैसला किया है। सब चैनल्स ने ये ख़बर चलाई कि उन्होंने भी जमात से न सिर्फ इस्तीफ़ा दे दिया बल्कि सियासत से भी वो दूर हो गए हैं। मगर फिर ये भी कहा जा रहा है कि उनकी एक चैनल पे गुफ्तगू हुई है जिसमें उन्होंने तरदीद की है और कहा कि मैंने ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की। पीर पगाड़ा साहब ने भी इलेक्शंस के हवाले से जो है सवालात उठाए हैं और कहा है कि जो 2 सीट्स उनकी जमात ने जीती हैं वो भी उनको नहीं चाहिए। तो ये भी जो मसाइल हैं ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं। क्या फिर से PDM 2 ही की हुकूमत हमें नज़र आएगी जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास न सिर्फ प्राइम मिनिस्टीरियल पोजीशन होगी बल्कि साथ साथ बाकी जो मुश्किल वजारतें हैं जिनको हम कहते हैं जैसे कि फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री वो संभालेंगे, या जो ये क़यासराई हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वज़ीर आज़म का ओहदा मांग लिया है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसकी ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो इस बात में है कि पंजाब की हुकूमत जब उनकी जमात के पास रहे और मरियम नवाज़ साहिबा चीफ मिनिस्टर बने। इन सब इश्यूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ है मारिया मेमन साहिबा, एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हमें ज्वाइन किया है रज़ा रूमी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन ताहिर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो। जुल्करनैन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये बताइएगा क्या क़यासराई या ख़बर है लाहौर शहर से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त क्या सोच रही है? पंजाब चाहिए या इस्लामाबाद या दोनों? थैंक यू वेरी मच जी। जो बड़ी खबर है इस टाइम लाहौर के अंदर वो ये है कि मेरी PML नून में बात हुई है। वो कहते हैं जी आप सारा ही चलाए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब को आप रूल आउट मत करें, वो भी अभी रेस में हैं। अगर उन्होंने मूड बना लिया तो प्राइम मिनिस्टर वही होंगे।
एक तो ये चीज़ है। और जो हम ये सुनने में आ रहा था कि जुल्करनैन साहब पहले तो यहाँ रुक जाए और ये बताएं कि मूड बना लिया, मतलब कि कितनी देर लगेगी मूड बनाने में? जी देखें इनमें डिस्कशन तो चल रही थी ना ऑलरेडी कि क्या हमें ये गवर्नमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस हवाले से कम 4 लीडर ऐसे हैं जो कि विद इन द पार्टी अपोज कर रहे हैं। उनमें एहसन इकबाल साहब का नाम टॉप पे है, राना सनाउल्लाह साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, खुरम दस्तगीर साहब हैं। ये कह रहे हैं कि जो आप ऑलरेडी डैमेज डन हो गया है तो PDM 2 का एक्सपीरियंस आप मत करें, आप बेटर आपने सपोर्ट करना है, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर लें और वजारतें मत लें और पंजाब में आप तगड़ी गवर्नमेंट करें लेड बाय शहबाज शरीफ। अच्छा। और पहले भी वो उनका ख्याल है कि फॉर्म अच्छा किया हुआ है उन्होंने, एक पूरा उनकी पंजाब में डेवलपमेंट वर्क की एक हिस्ट्री है। तो अब उनका ख्याल है कि पंजाब में काम करेंगे अच्छा और सेंटर में वो सिर्फ सपोर्ट कर दें उसको PPP को, तो वो अपनी जो लॉस्ट टेरिटरी है उसको रीगेन 2 साल के अंदर अंदर कर लेंगे। ये ओपिनियन है, ये 4 लीडर जिनका मैं नाम बताया है इनकी, और इनके साथ और लोग भी हैं। लेकिन जो कि बज़ाहिर शायद इनका व्यू प्रवेल नहीं करेगा और प्रवेल वही करेगा जो कि नवाज शरीफ साहब भी सोच चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब सोच चुके हैं और मरियम नवाज साहबा सोच चुके हैं। वो गवर्नमेंट बनाने का है और गवर्नमेंट ये बना रहे हैं उन लीडर के मुताबिक जिन्होंने मुझे ये खबर दी है। और उसमें यह है, उन्होंने कहा जी कि आप नवाज शरीफ साहब को आप रूल आउट ना करें। तो यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बनाने को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तैयार है, पंजाब में भी और सेंटर में भी? जी पंजाब में भी और सेंटर में भी। और इन केस अगर नवाज शरीफ साहब डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। अदरवाइज अगर जिसे कह लें कि वही जो पहले वो बात करते आए हैं कि शहबाज शरीफ जो ठीक हैं, फेवरेट भी हैं और फिट भी हैं फॉर द स्लॉट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो फिर मरियम साहिबा का तो ऑब्वियस है, उसमें तो कोई दूसरी चीज नजर नहीं आ रही। जी मारिया साहिबा, आपने जुल्करनैन साहब की बात सुनी, लग रहा है कि ऑप्शन ये है कि क्या हमने अप्रैल 2022 में वापस जाना है या हम क्या कह सकते हैं 2013 में वापस जाना है? देखिए इस वक्त ऑप्शन किसी के पास कुछ भी नहीं है। जो एक बात तय कर ली गई है कि इन 2 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनानी है, अब उसी फॉर्मूले पे अमल करना ही सबसे बड़ा ऑप्शन है। आप तो 2022 की बात कर रही है ना, मुझे तो जिस बात की तशवीश है या थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब के लिए अगर हम कहें एक सिंपथी भी है कि 2022 से ज्यादा वो तो 1985 की सियासत के ऊपर उनको वो वापस आ खड़े हुए हैं। 1985 में हमें याद है किस तरीके से जमातों से, हाँ जी जमातों से इलेक्शन सिंबल लेके गैर जमाती बुनियाद पर इलेक्शंस हुए थे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब और उनकी जो आजकल से क्लास ऑफ 85 कहते हैं, उनके इर्द गिर्द अभी भी नजर आते हैं आपको, उनकी सियासत में एंट्री हुई थी। फिर 1993 में नवाज शरीफ ने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। फिर 1993 से लेके 2020 तक, बल्कि 19 तक नवाज शरीफ साहब जो थे वो उसी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे, मज़ाहमती बयानिए पे रहे। पंजाब के अवाम ने उनका साथ भी दिया। 2 मरतबा वो एग्जाइल में गए। उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो तख्ता-ए-दार तक पहुंचते पहुंचते रह गए। बड़ी कीमत अदा की। 20 साल में सिर्फ एक दफा इलेक्शन कंटेस्ट किया उन्होंने। सो एंटी इस्टेब्लिशमेंट मज़ाहमती बयानी की जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट अदा की, पूरा पंजाब को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया मज़ाहमती कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। और आखिर में आके जब वो फसल पककर तैयार हो गई तो वो काट के इमरान खान साहब लेकर चले गए। और नवाज शरीफ साहब को वापस एक कंप्लीट फुल सर्कल 1985 पे छोड़ के चले गए। सो मुझे थोड़ा थोड़ा नवाज शरीफ साहब के लिए सिंपैथी भी है। बहरहाल जी ऑप्शन कोई है नहीं इस वक्त ना। अगर इन सबसे पूछे जो रिवायती सियासतदान इन दोनों जमातों में, चंद साहब को देख लें, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ना बनाए। PMLN के अपने अंदर खुरम दस्तगीर साहब, ये सब लोग समझाते रहे कि भाई अब ये ना बनाइए गवर्नमेंट, लेकिन क्योंकि उनको एग्जैक्टली मालूम है हुआ क्या अरफा, एवरीवन नोज कि हुआ क्या। हुआ ये है कि एक मखसूस पॉलिसी की नफरत में ये वोट डला है। बिल्कुल सही। एक मखसूस जो तरीकेकार है उससे बेजारियत में ये वोट डला है। ये सियासी जमातें पॉपुलर अनपॉपुलर होती रहती हैं। PMLN अगर आज उस बयानिए की, उस पॉलिसी का बोझ उठाकर यहाँ तक पहुंची है तो उसको चाहिए कि इससे अपने आप को डिस्टेंस करे, पॉपुलैरिटी वापस भी आ जाया करती है, लेकिन ऑप्शन नहीं है जी इनके पास।
बिल्कुल ठीक जी। रजा साहब, सर आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच या देख रही होगी इस सारे मामले को? क्या सचमुच आपको लगता है कि वो दिलचस्पी ले रहे होंगे वजीर आजम की पोस्ट में? जी आरिफा, बिल्कुल मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इस इंतखाबात में, अगर आप उनकी अमूमी परफॉर्मेंस देखें तो वो बेहतर रही है। उनका वोट बैंक भी बढ़ा है, उनकी सीटों के नंबर भी बढ़े हैं सेंट्रल लेवल पर। और ये कि अगर आपको याद हो तो जरदारी साहब ने अपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज में इस चीज़ का जिक्र किया था कि बिलावल को वो वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं। लेकिन अब हालात चूँकि इस तरह के हैं कि उसमें वो भी सोच रहे होंगे कि क्या वो वज़ारत उज़्मा का जो कांटों का ताज है अपने सर पर या अपने बेटे के सर पर रखेंगे। तो इस वक्त मेरे ख्याल से वो भी अनक्लियर होंगे इस बात की। अभी इनकी निगोसिएशंस तो स्टार्ट हुई हैं, बड़ी टफ निगोसिएशंस होंगी, क्योंकि देखिए अब ये तो नज़र आ रहा है कि अगली जो गवर्नमेंट होगी वो PDM 2.0 ही होगी। उसमें यही दो बड़ी पार्टियां और छोटे इत्तेहादी मिलकर दोबारा से कोलिशन हुकूमत बनाएगी। और आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी यही इशारा है। जो बयान आया था आर्मी चीफ का भी एक रोज़ पहले, उसमें उन्होंने कहा कि यूनिटी दिखाएं और जमहूरी कुव्वतें मिलकर एक हुकूमत बनाएं। ये उन्होंने उनकी तरफ से छपा था अखबारात में। तो वो भी एक वाज़ेह इशारा है। तो अब यही है कि ये बार्गेन काफ़ी टफ होगा, क्योंकि इन द इवेंट के नून लीग अगर वज़ारत उज़्मा लेती है तो फिर जरदारी साहब प्रेसिडेंट का ओहदा मांगेंगे। और अगर बिलावल या कोई और PPP का नॉमिनी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो फिर नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है वहां तो मामला काफी हद तक क्लियर है। PMLN एक कंफर्टेबल पोजीशन में है हुकूमत बनाने की। असल मसला इस्लामाबाद का है, जहां पर इस वक्त एक न सिर्फ ये कि हार्ड बार्गेन होगा बल्कि बहुत सी बेयकीनी भी रहेगी। जी 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 नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा, विल बी राइट बैक और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मारिया मेमन साहिबा से, रज़ा रूमी साहब से और जुल्करनैन ताहिर साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं ऑब्वियसली इलेक्शंस के जो अपसेट्स हैं और अब जो हुकूमत साजी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। जुल्करनैन साहब, ऑब्वियसली पंजाब में हमने एक स्प्लिट मैंडेट देखा, बट बहुत से जिसको हम कह सकते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में कहा जा सकता है, अपसेट्स हुए हैं। अब सर, मगर लाहौर शहर में ख़ास तौर पे एक तरफ रुहेल असगर साहब हारे, दूसरी तरफ उनके सामने जो कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीते, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन करने का भी फैसला कर लिया। वॉज दैट अनएक्सपेक्टेड सर? जो लोग लाहौर की सियासत देख रहे हैं, क्या आप लोगों को अंदाज़ा था कि इतनी जल्दी जो एक उम्मीदवार हैं जिन्होंने अभी इलेक्शंस के 3-4 दिन ही गुजरे हैं और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन कर रहे हैं? जी देखिए, इसमें बड़ी मज़ेदार स्टोरी है इनकी, वसीम कादर की और रुहेल असगर की। और देखें, लहर जो चली उसमें हमने देख ही लिया जिस तरह से PTI कैंडिडेट जीत रहे थे हर जगह, और फिर अब मामला कोर्ट में भी हैं बहुत सारे। तो वसीम कादर का मार्जिन ऑफ विक्ट्री सिर्फ 8000 वोट का है और जीते साथ ही उन्हें उधर भी ज्वाइन कर लिया। तो मेरी बात हो रही थी ज़ाहिर है इनसाइडर से, वो कह रहे थे कि बड़ा मज़ेदार सीन है इसमें, जिसे कह लें एक तीर से दो शिकार हुए हैं। रुहेल असगर साहब ने पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में ऊंची आवाज़ में, काफ़ी ऊंची आवाज़ में नवाज शरीफ साहब के सामने बात की कि आप मुझसे ये सीट नहीं ले सकते, ये मेरे अबाव अजदाद की सीट है, मैं लड़ता आया हूँ। तो मियाँ साहब ने इन्हें कहा था, भाई आप खामोश हो जाएं, ईजी हो, ज़रा बैठें। उन्होंने कहा जी मैं ईजी नहीं होगा, खामोश नहीं होगा, मेरी आपको बात सुननी पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी बात तो सुना दी और उसका नतीजा आज भुगत लिया। तो आप इसको इस तनाजुर में बिल्कुल देख सकते हैं कि उनका रिजल्ट सीधा सीधा था, 8000 का था, तो मार्जिन भी कम था। तो रुहेल असगर साहब, मुझे लगता है आगे पार्टी में इनका रोल बिल्कुल गया, मतलब वो फारिग कर दिए गए, और उनकी जो उनका क्राइम है वो वही ऊंची आवाज़ है। और इसी तरह मैं अगर आपको एक और इंटरेस्टिंग नतीजा जो है राना सनाउल्लाह साहब का, राना सनाउल्लाह साहब अभी भी देखें, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये इंटीरियर मिनिस्टर दोबारा बने, और वो अभी गुड बुक्स में, आल्दो के उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया लेकिन गुड बुक्स में नहीं है।
तो उनके जाने का मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट फॉर दैट स्लॉट इन द सेंटर इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए वो अता तारड़ हैं। और अता तारड़ आपको पता ही है कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बिल्कुल ठीक जी, कई सर्कल्स के। तो ये दोनों बड़ी ही मज़ेदार डेवलपमेंट्स हैं इन इलेक्शन को लेके, और इसका आउटकम जो उसके बाद आप देखें तो बिल्कुल सही। माफ करिएगा मारिया साहिबा, ऑब्वियसली इलेक्शन कैंपेन भी हमने देखी, थोड़ा सा पोस्टमार्टम भी अगर हम कर लें कि आपके ख्याल में व्हाट वेंट रॉन्ग विद द PMLN कैंपेन, मतलब कि शायद हम में से कोई भी अंदाज़ा नहीं कर रहा था कि वो सबसे बड़ी जमात बन के नहीं उभरेंगे। जो माहौल बना हुआ था, जितनी कॉन्फिडेंट थी जमात, जितने कॉन्फिडेंट थे सब हम कह सकते हैं एनालिस्ट वगैरह, क्या कैंपेन में आपके ख्याल में कोई कमी रह गई? कोई ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जिसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए? कैंपेन में कमी का क्या बात बताएं, मेरा ख्याल है पूरी कैंपेन ही आउटडेटेड थी। आप जिस तरीके से सबसे पहले मैसेज से शुरू कर लें, मैसेज में इतनी कंफ्यूजन थी, आप ये मूड ही नहीं भांप पाए कि पूरे पंजाब का इस वक्त जो मिजाज है वो मज़ाहमती है। तो आप जब अपना मफाहमती वहां पर मंजन लेके आएंगे तो वो उसका खरीदार इस वक्त कोई नहीं है पंजाब के अंदर, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। आपने दोनों सूबों में वाजे, मैं इसको बार बार रेफरेंडम का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, ये इलेक्शन से बढ़ के कुछ और चीज है। लोगों ने जिस लेवल पे जाके वोट डाला है, ये कोई आम राय की आजादी का मामला नहीं है। तो एक तो सबसे पहले आपका मैसेज ही फ्लॉड था। मैसेज उस वक्त उस टाइम एंड स्पेस के में लोगों के मूड के साथ मैच नहीं कर रहा था। दूसरा, आपकी टारगेट ऑडियंस, जो आपका नई नौजवान लोग थे जिन्होंने करके दिखाया डिसरप्ट पूरे आपके जो प्लान्स थे कि जिसमें पहले से प्री सेट था कि किधर कहाँ कैसे हुकूमतें बनेगी, उन्होंने वो सारा जैसे कहते हैं ना छाबा उलट दिया है। तो आपने उस वोटर को जो है आप ना समझ पाए हैं, ना उस तक पहुंच पाए हैं, ना अपनी बात उसको बता पाए हैं। दूसरा मसला आपका ये था। तीसरा मसला ये जी कि एक अनपॉपुलर पॉलिसी का बोझ आपने अपने सर पे उठा लिया ना। ये सबको मालूम था कि बहुत सारे फैसले जो है आपकी मर्जी से नहीं हो रहे थे, लेकिन आप उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप ले रहे थे। पंजाब के अंदर घुस कर खवातीन के को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, लोगों के घर तोड़े गए, लोगों के जो छोटी छोटी जो लड़कियां हैं 8-9 माह से जेलों के अंदर हैं, जिस तरह से आपने सब कुछ आकर पॉलिटिकल पार्टीज में, खासतौर पे राना सनाउल्लाह साहब आके जिस तरह से डिफेंड करते रहे, पूरी पॉलिटिकल ओनरशिप ली उन्होंने सारे मामले की। तो उसके बाद फिर होना क्या था, लोगों का गुस्सा शुक्र है कि वोट के जरिए निकला, तो वो सारी नफरत बेजारी जो है वो इसलिए निकली। सो अ लॉट वेंट रॉन्ग। फिर जिस तरह से कैंपेन चलाई है आपकी जी, सबसे बड़ा कमाल कर दिया जी, वाह 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 वाह, हमने इस मुल्क के तमाम बड़े अखबारों के अंदर वजीर आजम नवाज शरीफ चौथी मरतबा लिखवा दिया है, तो जबरदस्त कैंपेन हो गई हमारी। भाई अगले सोशल मीडिया पे किस टेंजेंट पे जाके, किस तरह से टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे वो किस तरह से रीच आउट कर रहे हैं। मतलब मैं आपको सारी एक एग्जांपल बताऊं कि चूंकि इनके पास वो नहीं था बल्ले का निशान, तो हर किसी के पास अपना निशान था, वो पूरा जैसे जहेज का सामान बना हुआ था। सो जब आप इमरान खान साहब के फेसबुक के ऊपर जाके अपने हल्के का नाम लिखते थे, तो नीचे ना सिर्फ कैंडिडेट उसका निशान, बल्कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिए अलहदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, जहां पे जब आप उसको ज्वाइन करें तो स्पेसिफिकली उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड डेटा, पोलिंग के हवाले से और कैंपेनिंग के हवाले से आपको इतनी टारगेटेड लो लेवल पे जाके कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अपनी मैसेजिंग को उन्होंने फाइन ट्यून करके अपने वोटर तक पहुंचाया। जो लोग वोट देने गए उन्होंने बताया कि लोग तैयारी से पहले पर्चियां बनवा के लाए हुए थे, अपने निशान को समझ के, उनको पता था बड़ी सीट पे कहाँ ठप्पा लगाना है, छोटी सीट पे कहाँ ठप्पा लगाना है, पर्चियां फोल्ड कैसे करनी है, इंक ना लग जाए, हमारा वोट जो है वो कैंसिल ना हो जाए। तो आप ये तो देखें ना, आप बड़े बड़े अखबारों में, टेलीविजन के ऊपर आप इश्तिहार देके खुश हो गए। तो जो टारगेटेड बिल्कुल एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हुए कैंपेन तहरीक इंसाफ ने यूज की है, वो लाइट ईयर्स अहेड है जी आपसे। सो ये 2-3 मैसेज से लेके उस मैसेज को डिस्पर्स करने तक आई थिंक मेजर जो है वो मिसकैलकुलेशन है। बिल्कुल सही। रजा साहब, वी गोइंग टू हेड इनटू अ ब्रेक सून, तो प्लीज अगर इफ यू वांट टू ऐड समथिंग हियर, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन, सबका ख्याल था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई पंजाब में। देखिए, मैं दोनों पर कमेंट करना चाहूंगा, ब्रेक से पहले और ब्रेक से बाद। पहली तो ये बात है, मारिया ने काफी सारे अवामिल का जिक्र कर दिया,
मगर एक जो अहम नुक्ता यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी कैंपेन को सीरियसली नहीं लिया। शायद उनका यह ख्याल था कि इस वक्त सारे जो कार्ड्स हैं और हालात जो है उनकी फेवर में जा रहे थे। आप देखिए कि तकरीबन 1 महीना तो वो बैठे रहे टिकट्स देने के प्रोसेस में, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते वो इंटरव्यूज करते रहे, कोई भी फील्ड में नहीं किया। जब वो आखिरी 2 हफ्तों में उन्होंने जाके जलसे वगैरह किए और जो अपना मंशूर है वो भी कोई 1 हफ्ता पहले इलेक्शन से उसका ऐलान किया। ये एक नॉन सीरियस एटीट्यूड था, चूंकि उनका ये ख्याल था कि इस बार शायद इस्टेब्लिशमेंट का रवैया उनकी तरफ बदल चुका है और उनकी बैकिंग है तो उसका कोई उनको फायदा होगा, लेकिन ये 2024 के पाकिस्तान में उसका फायदा नहीं हुआ। और दूसरी बात जो उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की है कि पीटीआई ने न सिर्फ सर माफ करिएगा, मुझे आपकी यहाँ बात काटनी पड़ी, अगर आप इजाजत दें मैं ब्रेक ले लूँ, यहीं से आप फिर गुफ्तगू जारी रखिएगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड देन रजा रूमी साहब विल कंटिन्यू विद हिज आर्गुमेंट। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मारिया मेमन साहिबा से, रजा रूमी साहब से और जुल्फिकार ताहिर साहब से, और हम उनसे बात करें इलेक्शंस के हवाले से। जी रजा साहब माफ करिएगा, आप अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, प्लीज गो अहेड। जी मैं यही अर्ज कर रहा था कि देखिए अब जो डिजिटल मीडिया का इस इलेक्शन में एक रोल था और उससे पहले भी जो एक नैरेटिव पीटीआई बनाने में कामयाब हुई, उसका बहुत बड़ा असर हम देख रहे हैं। और इस वोट को आप ये भी देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक पार्टी के हक में, कैंडिडेट्स के हक में वोट्स नहीं थे, बल्कि ये एक प्रोटेस्ट वोट भी था। वो प्रोटेस्ट जो नहीं करने दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तकरीबन अब तो 1 साल हो गया, जो मुख्तलिफ कानूनी एडमिनिस्ट्रेटिव हथकंडे पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए इस्तेमाल किए गए और इमरान खान साहब के खिलाफ जिस तरह से 3 केसेस 4 केसेस में उजलत में सजाएं सामने आई, तो उसका ये पब्लिक रिएक्शन भी है। और यही वजह है कि जो बहुत सारे कयाफे और अंदाजे ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स के होते थे कि जब लोग हवा देखते हैं तो वो वोटर नहीं निकलता, वो वोटर मायूस हो जाता है, यहाँ पर उन्होंने पीटीआई के वोटर्स ने इन तमाम अंदाजों को गलत साबित कर दिया। इसी तरह अगर आप देखिए मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो उम्मीदवार जीते हैं या हारे हैं, अगर उसका भी एक ब्रॉड जायजा भी लें तो आपको ये बात बड़ी क्लियर हो जाएगी कि वो खंबों वाला ही माहौल बना हुआ था। बहुत से गैर मारूफ जो हैं लोगों ने इलेक्टेबल्स को शिकस्त दे दी है और ये वही रीजन है कि जो प्रोटेस्ट है इस वक्त वो जारी है, लोगों ने बैलेट बॉक्स के थ्रू किया। तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज है पाकिस्तान में, जमहूरियत के लिए भी और सियासी अमल के लिए भी। अगरचे के इससे नून लीग मायूस हुई होगी और पीपीपी मायूस हुए होंगे, लेकिन ये एक खुश अफजा, उम्मीद अफजा चीज है। जी बिल्कुल ठीक। जी जुल्फिकार साहब, सर ये बताइएगा कि आज जहांगीर तरीन साहब का भी इस्तीफा सामने आ गया है, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? 2 सीट्स पे उन्होंने कंटेस्ट किया, दोनों हारी। क्या अब हम ये समझें कि अलीम खान साहब आईपीपी को चलाएंगे या आईपीपी हम कहें स्टोरी मुक गई? देखें, अलीम खान जो जहांगीर खान तरीन है बड़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो एक तरह का मतलब जो पब्लिक सेंटीमेंट है उसको भी गेज नहीं कर पाए। और प्राइमरीली जो वो खुद भी 2 सीटों पे हारे हैं, अगर तो कोई 1 सीट जीत लेते तो ये इस्तीफ़ा ना आता। और इस्तीफ़ा तो उनका आ ही आया, जो साथ में उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स से भी किनारा कशी कर रहा हूँ। जो सीन उन्होंने सारा देख लिया है। और जो देखें, एक तो पहला उनका फेलियर ये कि जब वो पीएमएल नून के साथ मिले तो जो नंबर ऑफ सीट वो चाह रहे थे उतनी मिली नहीं, बिल्कुल ही जिस तरह कह लें कि खरात में थोड़ी सी सीटें मिली, 6 से 7 कौमी असम्बली की और 10 से 11 प्रोविंशियल असम्बली की, हार्डली 2 जीत सके हैं उसमें से। और इनका हुआ भी ये कि देखें, ओवर रिलायंस ऑन पीएमएल नून, जब पीएमएल नून की ये बी टीम बिल्कुल बन गए तो एक तो ये था कि शुरू में इनका प्रोग्राम था, और जिस तरह फिरदौस आशिक अवान साहबा भी कहती थी हर फोरम पे कि हम जो नाराज़ पीटीआई वर्कर है उसको मना लेंगे, वो वोट हमें करेगा, हम भी एक दौर में उधर ही रहे हैं तो वो जानता है। तो जब पीएमएल नून की ये बी टीम बन गई, एक तो इनको बिल्कुल उधर का वोट तो फिर 0 हो गया, और दूसरा पीएमएल नून के वर्कर्स ने भी इनको कह लें सपोर्ट तो
शायद सपोर्ट तो किया हो लेकिन वोटर नहीं निकाला, वोट के लिए नहीं निकले, तो जब डबल जुपर्डी हो गई इनके लिए। और फाइनली जिसे ये कह लें कि जिस तरफ ये देख रहे थे कि कुछ जैसा भी कुछ होगा तो वो हमें वो जितवा देंगे, और भाई लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ तो वोट लेने थे ना, कुछ वोट मिलते, कुछ रीजनेबली तो चीज़ें ऊपर नीचे होती तब तो बात थी। तो मेरा ख्याल है कि ओवर रिलायंस ऑन पीएमएल नून या बिल्कुल इनकी पॉलिटिक्स में कहीं कोई फंडामेंटल यही फ्लॉ रह गया और इनको इसकी कास्ट पे करनी पड़ी, और एवेंचुअली उन्होंने सोचा कि आगे कोई सीन नज़र नहीं आ रहा तो थैंक यू वेरी मच करके साइड पे हुआ जाए। और मैं अगर और उसमें थोड़ा आपको ऐड कर दूं जो कि आपकी ऑनगोइंग डिस्कशन चल रही है कि पीएमएल नून, देखिए पीएमएल नून जो है वो कहाँ उसे वो क्यों नहीं सेंटीमेंट को गेज कर सका। देखिए नवाज शरीफ साहब जब अक्टूबर 21 को आए हैं और उसके बाद ऑनवर्ड जैसे भी इन्होंने कैंपेन लॉन्च की 2 हफ्ते पहले इलेक्शन से पहले और जो मोमेंटम बनाते रहे, ये जो नवाज शरीफ साहब हैं वो मिसगाइड हुए हैं सर्वे से, जो सर्वे इनकी पार्टी ने इनको करके दिए और एज वेल एज किसी और को भी कहा था सर्वे करने के लिए, उन सर्वेस को जो कि मेरी नज़र से भी थोड़े बहुत गुजरे हैं, पूरे नहीं, तो उसमें इनको वाकई जिस तरह रूमी साहब और मारिया साहब भी बात कर रही थी कि और आप भी बात कर रही हैं कि 100+ सीट्स इनको थी उन अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे कि हम 100+ सीट आराम से ले जाएंगे। 100+ सीट का मतलब यही है कि क्लोज टू सिंगल मेजॉरिटी पहुंच जाएंगे 130 के करीब छोटी पार्टीज को मिला के, तो हमें पीपल्स पार्टी को शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ ने मारा, और अब इसकी पार्टी में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ये रिमोर्स कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, दुख का इजहार कर रहे हैं कि हमने जब इमरान खान को घर भेजा तो उसके फौरन बाद इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, अपनों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें मारिया मेमन साहिबा से, रज़ा रूमी साहब से और जुल्करनैन ताहिर साहब से, और हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस और गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से। मारिया साहिबा, इस्तीफ़े भी आ जाए, जहांगीर तरीन साहब का, कोई परवेज़ खटक साहब के हवाले से बात हो रही थी, साथ में हाफिज़ नईम जो है कराची में उन्होंने सीट छोड़ दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है। स्टेबिलिटी इन द कमिंग डेज, जल्दी हुकूमत बन जाएगी, सेटल हो जाएगी, ये सब स्टॉर्म इन अ टी कप, या आपको लग रहा है कि अभी मसाइल बढ़ेंगे? जी, मसाइल तो बढ़ जाएंगे। जब इमारत की बुनियाद ही टेढ़ी हो तो फिर वो इमारत आगे क्या बननी है। लेकिन इसमें मैं तरीन साहब वाले इशू पे एक बात ऐड जरूर करना चाहूंगी कि तरीन साहब एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, उन जिंदगी में बाकी सारे शोबों में बहुत कामयाब हैं। सियासत के बारे में उन्हें जरा इस हवाले से सोचना होगा और खासतौर पे अपने उन हमदर्दों से सवाल करना होगा जिनकी एडवाइस पे उन्होंने सियासत के अंदर बहुत सारे अहम फैसले किए। 2018 के अंदर एक बैलेंसिंग एक्ट में तरीन साहब को मैदान ने सियासत से बाहर निकाल दिया गया। उस वक्त भी पता नहीं वो क्या डील थी जो उन्होंने नेगोशिएट की थी, जिसमें बाकी तरीके इंसाफ के हाथ तो बहुत कुछ आया, तरीन साहब के हाथ कुछ नहीं आया। इस मर्तबा भी उन्होंने क्या क्या नहीं किया अपने हमदर्दों के मशवरे पे। तहरीक इंसाफ के सरबराह के खिलाफ एक इंटरव्यू में उनकी जाती जिंदगी पे कमेंट करने तक बात आ गई। ओन चौधरी साहब की सीट मैनेज हो गई लेकिन तरीन साहब की सीट मैनेज नहीं हुई है। तो ये अब वो दोबारा सियासी अमल से बाहर है। सो सिर्फ एक सोल सर्चिंग की जरूरत जरूर है कि शायद एज अ बिजनेस पर्सन वो बहुत कामयाब निगोशिएटर है, लेकिन बतौर सियासी पॉलिटिकल प्लेयर वो अच्छी डील्स अपने लिए नेगोशिएट नहीं कर पाया। और चौधरी साहब शायद उनसे बेहतर डील नेगोशिएट कर गए हैं। सो हैविंग सेड दैट जी, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, एक टर्मोइल रहेगा। जो हुकूमत बनेगी इस मैंडेट के बाद, अगर पीपल्स पार्टी पीएमएल बनाएंगे तो वो एक मैंडेट उनको नहीं मिलेगा। उनका जो लेजिटिमेसी है बहुत फ्रेजाइल होगी। किसी भी वक्त कहीं भी इधर उधर 2-3 बंदे हुए तो वो हुकूमत शायद कायम ना भी रह सके। तो अब आगे आने वाले कुछ 6-8 महीने कोई अच्छी दास्तान नहीं सुना रही। जी रजा साहब, यही सवाल सर आपके पास, आप आने वाले दिनों में कोई देख रहे हैं, कोई इस्तेकाम आएगा? इस्तेकाम पार्टी तो बची नहीं, इस्तेकाम आएगा मुल्क में कि नहीं? अनफॉर्चुनेटली इस तरह की डिवाइसिव सियासत में और एक कमजोर कोलिशन हुकूमत के साथ बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस्तेकाम का कोई चांस नहीं दिखाई देता। ये बात जरूर है कि कुछ अरसे के लिए इसको ये चल जाएगी, लेकिन आगे बढ़ते हुए ये सियासी इस्तेकाम का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि जो बड़ा
एलिफेंट इन द रूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर वो हुकूमत में नहीं होंगे और अगर इमरान खान साहब जेल में रहेंगे तो फिर ये इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी। और यही वजह है कि इस वक्त जैसे नवाज शरीफ साहब ने बातों की हद तक तो कहा वो हीलिंग और ये और वो, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि जो हमारे मुल्क के बड़े सियासतदान हैं, नवाज शरीफ सरदारी, वो एक जमहूरी रवैया अपनाएं और वो वाला एडमिनिस्ट्रेटिव रवैया या इंतकामी सियासत वो उसको मत दोहराएं। अगर वो ये करेंगे तो शायद उससे कुछ सूरत हाल निकल आए बेहतरी की, लेकिन अगर वही पुरानी सियासत ने चलना है तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई इस्तेहकाम का बायस ये बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।